नमस्कार। सीबीएसई संगीत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर हिरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा तरीका जिससे मात्र एक दोहे को याद करने से आप किसी भी राग का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय याद कर पाएंगे। आमतौर पे एक राग के करीबन 12 से 15 पॉइंट बनते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। और आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, यदि आप वो अपना लेते हैं तो आप एक राग के करीबन 8 से 12 पॉइंट आप अपने आप लिखकर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपको संगीत के बेसिक टॉपिक स्वर, सप्तक, राग और थाट याद करने होंगे। जैसे मैथ्स में किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए वो फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक इसी तरह से म्यूजिक के फार्मूला मानकर चलिए आप इन 4 टॉपिक्स को। और टॉपिक मैं दोबारा बता दूं, स्वर, सप्तक, राग, थाट। अगर आप ये 4 टॉपिक याद कर लेते हैं तो ना केवल रागों के परिचय बल्कि समय सिद्धांत और बहुत से टॉपिक आप बिना याद किए भी पेपर में लिखकर आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस तरीके की ओर। हमें प्रत्येक राग की मात्र 2 लाइनें, जी हाँ, एक दोहा याद करना है और उसके बाद पूरा परिचय देखें उस दोहे में से कैसे निकलता है। आज हम चर्चा करेंगे राग भैरव की। तो दोहा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पूरा परिचय हम उसी दोहे में से निकालेंगे। और दोहा है, धारे वादी संवादी कर संपूर्ण सब जान, प्रातः समय सुंदर लगे भैरव राग महान। और देखिए, आप इस दोहे में से ही पूरा परिचय निकालेंगे और आप ही निकालेंगे। तो नॉर्मली राग का परिचय बताने के लिए जो 14 या 15 पॉइंट फिक्स हैं वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर हैं। थाट, स्वर, वर्जित स्वर, जाति, वादी, संवादी स्वर आदि वो सब पहले से ही लिखा हुआ है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि ये पॉइंट आप इसी सीक्वेंस में याद कर लें ताकि जब आप राग का परिचय लिखना चाहें तो कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बताना है हमें थाट, ये राग किस थाट से उत्पन्न होता है, और इसका उत्तर मिलेगा हमें दोहे में ही। अब आप कहेंगे दोहे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जिससे हमें ये पता चले कि इसका थाट क्या है। तो इसके लिए यदि आप ये जानते हैं कि आश्रय राग किसे कहते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इस राग का थाट कौन सा है। आश्रय राग उन रागों को कहते हैं जिनके नाम पर उनके जनक थाट का, जनक मतलब पैदा करने वाला, जिस थाट से वो राग पैदा हुए हैं उन रागों के नाम पर उनके जनक थाट का नाम रख दिया गया। और जिन रागों के नाम पर उनके जनक थाट का नाम रखा गया उन रागों को हमने एक विशेष उपाधि दी, एक विशेष डेजिग्नेशन दिया, दैट इज आश्रय राग। और हम जानते हैं कि थाट 10 होते हैं तो जाहिर है आश्रय राग भी 10 ही होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं आश्रय रागों के नाम बताएं तो वही 10 नाम होंगे जो थाटों के नाम है, यमन, बिलावल, खमाज, भैरवी, आसावरी, काफी, तोड़ी, मारवा, पूर्वी और भैरव। ये 10 आश्रय राग भी हैं और 10 थाट भी हैं। तो यदि हमें थाटों के नाम याद हैं तो राग का नाम सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि वो आश्रय राग है या नहीं। और यदि वो आश्रय राग है तो वो उसी थाट से उत्पन्न हुआ है, मतलब राग भैरव भैरव थाट से ही उत्पन्न होता है। उसके बाद हमें बताने होते हैं स्वर, उस राग के स्वर क्या है। और राग के स्वर वही होंगे जो थाट के स्वर हैं, क्योंकि यहाँ थाट को पिता कहा गया है और राग को पुत्र कहा गया है। तो जैसे डीएनए मैकेनिज्म आप जानते हैं, पिता का डीएनए पुत्र में आता है, तो जो थाट के स्वर हैं वही स्वर राग में होंगे। तो यदि आपको थाट के स्वर याद हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, स्वर, सप्तक, राग और थाट, ये चारों टॉपिक आपको याद होने चाहिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि राग भैरव के स्वर रे और धा कोमल होते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं, क्योंकि भैरव थाट में भी रेदा स्वर कोमल होते हैं और अन्य शुद्ध होते हैं। अब अगली हेडिंग है वर्जित स्वर। देखें, इसका जवाब दोहे में है। ऊपर लिखा हुआ है संपूर्ण सब जान। संपूर्ण अर्थात सभी स्वरों का प्रयोग होता है, और अगर सभी स्वर प्रयोग होते हैं इसका मतलब कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। और जाहिर है कोई स्वर वर्जित नहीं है तो जाति संपूर्ण संपूर्ण है। उसके बाद वादी स्वर,
ऊपर देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है धा रे वादी संवादी, मतलब धा अर्थात धैवत स्वर वादी है और ऋषभ अर्थात रे संवादी स्वर है। उसके बाद अगला पॉइंट है गायन समय। ऊपर अगर आप दोहे में लिखिए तो लिखा हुआ है प्रातः समय। प्रातः समय अर्थात प्रातः काल, और प्रातः काल 4 से 7 बजे तक के समय को कहा जाता है। मतलब इसका समय प्रातः काल 4 से 7 बजे तक है। और उसके बाद अगली हेडिंग या पॉइंट है अंग। किसी भी राग का अंग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए जरूरी है कि आपको रागों के समय सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए। इस विषय पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है जो कि 2 भागों में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आप रागों के समय सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो जरूर देखें। लिंक मैं नीचे डिटेल में दे दूंगा। फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। सारे गामा पाधा निसा को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सारे गामा जिसे पूर्वांग कहा गया, दूसरे भाग में पाधा निसा जिसे उत्तरांग कहा गया। जिस राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग मतलब सारे गामा में से कोई एक हो उसे पूर्वांग वादी कहते हैं, तथा जिस राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग मतलब पाधा निसा में से कोई एक हो उसे उत्तरांग वादी राग कहते हैं। तो इसका वादी स्वर धैवत है जो कि पाधा निसा में से है, मतलब उत्तरांग में से है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यह राग उत्तरांग वादी राग है। और उसके बाद अगला पॉइंट है प्रकृति। यह गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग से करुणा उत्पन्न होती है। और जब किसी राग की प्रकृति गंभीर होती है तो उसमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि सभी गाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है संप्राकृतिक राग। संप्राकृतिक राग का मतलब है मिलती जुलती प्रकृति वाले राग या मिलते जुलते स्वरूप वाले राग। तो राग भैरव का मिलता जुलता राग है कलिंगड़ा। न्यास के स्वर, जैसे हम कहते हैं ना शिलान्यास, जब किसी भवन की नींव का पहला पत्थर या शिला को ठहराव दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो उसे शिलान्यास कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर न्यास के स्वर का मतलब है जिन स्वरों पर विशेष ठहराव किया जाता है। जाहिर है उसमें एक वादी और संवादी तो होगा ही, जो कि इसके धा और रे हैं। साथ में सा और पा भी ऐसे स्वर हैं जिन पर ठहराव किया जाता है। तो इसके न्यास के स्वर रहेंगे सा रे पा धा। उसके बाद हमें कुछ ऐसी विशेषता बतानी है जो हटकर हो। तो एक विशेषता तो हमने शुरू में डिस्कस की थी कि यह अपने थाट का आश्रय राग है। साथ ही इसमें ऋषभ और धैवत को विशेष रूप से आंदोलित किया जाता है। और इतने पॉइंट लिखने के बाद आपके राग का परिचय पूरा हो जाता है। बाकी केवल 3 हेडिंग रहती हैं जो कि आरोह, अवरोह तथा पकड़ होती हैं। आरोह अवरोह आप दोहे को देखकर लिख सकते हैं, लेकिन पकड़ आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। आइए आरोह अवरोह पकड़ देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, राग भैरव थाट से उत्पन्न हुआ है, मतलब ऋषभ और धैवत कोमल है और राग की जाति संपूर्ण है, मतलब कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। तो आप सभी स्वर लिखेंगे और रेधा कोमल लिखेंगे तो राग भैरव का आरोह हो जाएगा। सारे गामा पाधा नी, ये राग भैरव का आरोह है। ठीक इसी तरह से अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग होता है और रेधा कोमल होते हैं। तो सानी धापा मागा रेसा लिखेंगे और धा और रे कोमल कर देंगे तो ये राग भैरव का अवरोह हो जाएगा। पकड़ जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें अलग से याद करनी होगी, और इस राग की पकड़ है गामा धा धा पा गामा रे रे सा। आपको एक बार बता दूं, आरोह अवरोह तथा पकड़ गाकर यदि हम प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। राग भैरव की स्वरलिपि मैंने अलग से रिकॉर्ड करके वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यदि आप गाकर आरोह अवरोह पकड़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या राग की स्वरलिपि की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो को मैंने आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से ही बनाया है। उसमें एक बार मैंने गाया है, उसके बाद आपको गाने के लिए स्थान दिया गया है ताकि आप उस गाए हुए को रिपीट कर सकें। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।